वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत तो वेलकम है दोस्तों। कल हमने पेपर 2 का एनालिसिस किया था 10 नवंबर 2024 को जो परीक्षा हुई थी दोस्तों हिंदी के। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों पेपर 1। मैं बता रहा हूँ आपको कि पेपर 1 और पेपर 2 में ज़्यादा फर्क नहीं होता है दोस्तों। दोनों तरफ आपको परिच्छेद देखने के लिए मिलते हैं, ग्रामर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि पेपर 1 जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है दोस्तों। मतलब पेपर 2 के मुकाबले पेपर 1 जो है वो बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे आपको सीधे सीधे तौर पर समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपने पहली भाषा हिंदी लेनी है तो उसके बाद आप दूसरी भाषा मराठी भी लेंगे तो भी आपको पूरा का पूरा पेपर जो है दोस्तों वो मराठी में देखने के लिए मिलेगा, भले ही आपकी पहली लैंग्वेज हिंदी होती है। तो देखिए यहाँ पर हम पेपर 1 का जो है यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे और क्वेश्चन पेपर किस तरीके से रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल के क्या है मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। तो देखिए दोस्तों प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं हिंदी के सेक्शन में। 10 नवंबर 2024 की पेपर 1 की प्रश्न पत्रिका आपके सामने है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ कि पेपर 2 से बहुत ज़्यादा आसान पेपर 1 का हिंदी का सेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था कि नदी का समानार्थी शब्द क्या है, सब है ना। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से कि निम्न शब्दों में से नदी शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। तो देखिए दोस्तों बड़ा आसान सा और बड़ा सिंपल सा ये शब्द क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि नदी का जो समानार्थी शब्द है वो सरिता होता है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन भी किस तरीके से पूछे जाते हैं, जिस तरीके से सिलेबस होता है दोस्तों हमने आपको बताया, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए, गुच्छ, गेहूँ, शुभ्र और गंगा। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए थे जो द्रव्य का जिक्र होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, गेहूँ यहाँ पर क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा होंगी। ठीक है, उसके बाद कारक को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया है कि पेड़ से अमरूद गिरा, जहाँ से निकलने की बात होती है, गिरने की बात होती है दोस्तों, तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है। हमने इसके पहले कई बार आपको बताया, तो इसका सीधा सीधा जो जवाब है दोस्तों यहाँ पर अपदान कारक, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो यहाँ पर क्या है राइट आंसर रहने वाला है। पेपर 1 हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि निम्न शब्दों में से उपसर्ग युक्त कौन सा है। तो देखिए उपसर्ग युक्त शब्द क्या है आपको यहाँ पर पहचानना है। अब माननीय में आपको कहीं से उपसर्ग नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। माननीय में आपको उपसर्ग नजर आ रहा है दोस्तों, नहीं नजर आ रहा है। माननीय में उपसर्ग नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। लेकिन दुर प्लस अभिमान, मतलब अभिमान का अभिमान हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है उपसर्ग आपको नजर आ रहा है। वो उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, ये चीज़ें आपको समझ लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल हमारी लैंग्वेज में अगर हम समझेंगे दोस्तों, तो उपसर्ग म्हणजे शब्दाच्या पुढे लागणारा शब्द म्हणजे उपसर्ग आणि शब्दाच्या शेवटी लागणारा शब्द म्हणजे प्रत्यय। तो इस तरीके से उपसर्ग और प्रत्यय की व्याख्या क्या है दोस्तों आप समझ सकते हैं। आगे लगने वाला उपसर्ग, पीछे लगने वाला क्या होता है प्रत्यय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से पूछा गया है कि निम्न में से चूहा दौड़ा दौड़ा पर्वत के पास पहुंचा, इस वाक्य में प्रयुक्त अव्यय का भेद कौन सा है। तो देखिए दोस्तों किसी के पास पहुंचना, मतलब पेपर 2 में भी इस तरीके से सवाल पूछा गया था कि चूहा दौड़ा दौड़ा पर्वत के पास पहुंचा, मतलब संबंध सूचक की बात क्या यहाँ पर हो रही है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब मुझे आप बताइए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखकर कि उल्टा चोर डैश डैश, इस कहावत को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा वाक्यांश उचित है। तो दोस्तों ये सीधे सीधे तौर पर फ्री का मार्क्स है, क्योंकि आप तो आमतौर पर अपने घर पर भी बात करते कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, किसी से आपके झगड़े हो जाए कुछ हो जाए तो आप क्या कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो सीधी सीधी सी बात है, मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल फ्री का मार्क है। बेकार का क्वेश्चन जो है ये परीक्षा में डाला गया था, 1 नंबर तो आपको ऐसा ही यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था। कुछ इतने आसान आसान क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे कि आपको लगेगा कि यार किस तरीके के क्वेश्चन ये पूछे गए। प्रश्न क्रमांक 7। अब देखिए दिया शब्द का
दिया शब्द का भेद कौन सा है, निम्न में से दिया शब्द का भेद कौन सा है। अब दीप की बात होती है तो तत्सम हो जाता है। मैं बता रहा हूँ कि तत्सम बड़े शुद्ध शब्द लगते हैं, बड़े शाकाहारी शब्द हमको महसूस होते हैं दोस्तों, लेकिन तद्भव शब्द वैसे नहीं होते। दीप तत्सम हो जाएगा और दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, तद्भव हो जाएगा, क्योंकि तत्सम और तद्भव में क्या फर्क है आप लोगों को मालूम होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए विदेशी में तो बहुत करके इंग्लिश के शब्द, अरबी फारसी के शब्द आ जाते हैं, देशज में कुछ ऐसे शब्द आते हैं बोलने से ही मालूम पड़ जाते हैं कि ये शब्द देसी है। लेकिन तत्सम जो वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं दोस्तों, और उनको वैसे के वैसे हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। आणि तद्भव म्हणजे काय, संस्कृतचे ते शब्द जे चेंज करून म्हणजे हिंदी किंवा मराठीमध्ये वापरले जातात त्याला आपण तद्भव असे म्हणतो। ओके, म्हणजे ऑप्शन क्रमांक 2 काय आपला या ठिकाणी बरोबर उत्तर असणार आहे, कारण की दिया हे कोणता शब्द आहे तर तद्भव शब्द या ठिकाणी दिलेला आहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन फिर से एक बार आपको यहाँ पर पूछा गया था कि चंदन शब्द में किस पंचमाक्षर का परिवर्तन अनुसार में हुआ है। च के बाद किसकी आवाज आ रही है, नो की आवाज आ रही है। देखिए आप चंदन जब बोल रहे हैं आप तो चो के बाद आपको क्या है, अनुस्वार में नो की आवाज़ आ रही है, तो सीधे सीधे इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन क्रमांक 4, मतलब नो क्या है इसका सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है। तो देखिए मैंने आपको कहा कि एक क्वेश्चन जो है आपको उपसर्ग को लेकर आएगा जो पहले लगते हैं, और एक क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको प्रत्यय को लेकर आएगा जो बाद में लगते हैं। अब हमने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर प्रत्यय देखिए कितने आसानी से आप समझ लेंगे। मनुष्य में बिल्कुल प्रत्यय लगा नहीं है, मानुष में बिल्कुल प्रत्यय लगा नहीं है, अमानवीय, अमानवीय में क्या लगा है दोस्तों, उपसर्ग लगा है, क्योंकि ओ पहले लग गया है मानवीय के। लेकिन मानव प्लस ता, मानव प्लस ता मतलब यहाँ पर प्रत्यय का जिक्र हो रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा हमारा, वो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए परिच्छेद दिए गए थे, ओके। अब यहाँ पर आपको परिच्छेद दिए गए, तो इसमें बताया गया है कि 10 से लेकर 13 के लिए आपको जो सूचना दी गई है इस परिच्छेद को आपने पढ़ना है दोस्तों, और उसके आंसर क्या है आपने लगाने हैं 10 से लेकर 13। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 10 नंबर का मुझे तो नहीं लगता इसको परिच्छेद को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि विद्यालय शब्द का संधि भेद क्या है। अब देखिए विद्या प्लस आलय, तो देखिए विद्या उसमें अ आ रहा है और आलय से शुरू हो रहा था। जब स्वर को स्वर मिलता है दोस्तों तो डेफिनेटली वो स्वर संधि बनती है। विद्या प्लस आलय मतलब अ को अ मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर स्वर संधि जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्वर को स्वर जब मिलता है तो स्वर संधि बनती है दोस्तों, ठीक है। हर किसी के पास दोस्तों को दिखाने के लिए नई नई चीज़ें हैं, इस वाक्य का प्रकार निम्न में से क्या है। तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न में इसको कह सकता हूँ, पेपर 1 के मुकाबले विधानार्थक वाक्य है, क्योंकि ये थोड़ा सा वाक्य जो है वो डिफरेंट टाइप का पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखोगे तो पूछा गया है कि परिच्छेद में प्रयुक्त इस विराम चिन्ह का निम्न में से क्या नाम है। देखिए ये जो विराम चिन्ह आपको नजर आ रहा है इसका नाम पूछा गया है दोस्तों। तो प्रश्न चिन्ह कैसा होता है, इस तरीके से प्रश्न चिन्ह होता है, तो प्रश्न चिन्ह नहीं होगा दोस्तों। अब अल्प विराम आपको पता है नहीं है, पूर्ण विराम भी यहाँ पर नहीं है, फुल स्टॉप भी नहीं है, तो सीधे सीधे विस्मय बोधक चिन्ह का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, मतलब ऑप्शन क्रमांक को 2 क्या है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 13 अशा प्रकारे इथे विचारलेला आहे की परिच्छेद में प्रयुक्त हरी हरी घास शब्द के विशेषण का निम्न में से कौन सा प्रकार है। अब देखिए किसी की खासियत को बताया जा रहा है, कितनी हरी हरी घास है, कितनी खूबसूरत घास है। अगर इस तरीके से बोलेंगे आप तो डेफिनेटली उसके गुणों को आप क्या है वहाँ पर उसके गुणों की आप विशेषता दर्शा रहे हो, तो दोस्तों गुणवाचक विशेषण ये क्या है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो सही जवाब होगा, ठीक है। परिच्छेद के बाद आपको क्या है इस तरीके से एक कविता पूछी गई थी जिसके आंसर आपको जो है दोस्तों 14 से लेकर 17 तक देने हैं, मतलब 3 मार्क्स के लिए आपको क्या है 14, 15, 16, 17 4 मार्क्स के लिए आपको कविता पूछी गई थी दोस्तों। अब देखिए ये कविता आपके सामने है और इसको लेकर जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं तो मुझे तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, इतने आसान आसान क्वेश्चन ये पूछते हैं। अब पूछा गया है कि निम्न में से जिंदगी की कहानी यहाँ नावसी में इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो देखिए दोस्तों जिंदगी को किसकी उपमा दी जा रही है, नाव की उपमा दी जा रही है, सीधी सी बात है। जिंदगी की कहानी यहाँ नाव सी मतलब जिंदगी कैसी है तो नाव सी है, तो उपमा किसकी दी जा रही है, नाव की उपमा दी जा रही है। तो सीधे सीधे कौन सा अलंकार यहाँ पर वापर हो रहा है दोस्तों, तो उपमा अलंकार का क्या है यहाँ पर वापर किया जा रहा है, ठीक है। निम्न शब्दों में से कविता में प्रयुक्त सौरभ शब्द का अर्थ क्या है। आप कविता को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सौरभ शब्द का अर्थ क्या है, बताया गया है कविता में। तो सीधे सीधे तौर पर सौरभ का अर्थ कविता में बताया गया था दोस्तों सुगंध मतलब खुशबू। प्रश्न क्रमांक 16 येथे दिलेला आहे की निम्न में से कविता में प्रयुक्त
कम शब्द का विलोमार्थक शब्द क्या है? तो देखिए सबसे पहले समझ लेंगे विलोमार्थक शब्द क्या है. तो दोस्तों विलोमार्थक शब्द म्हणजे काय, तर विरुद्ध अर्थी शब्द, अपोजिट वर्ड म्हणजेच विलोमार्थक शब्द असतात. आता प्रश्न आहे की कम या शब्दासाठी कोणता विरुद्धार्थी शब्द आहे? तर हे बघा, कम यासाठी जे विरुद्धार्थी शब्द या ठिकाणी असणार आहे प्रश्न क्रमांक 16 कम ज़्यादा. किसी ने मुझे कम ज़्यादा बोल दिया, हम बोलते हैं ना. तो देखिए कम का मतलब क्या होता है, उसका विरुद्धार्थी शब्द होता है दोस्तों ज़्यादा होता है. ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था. निम्न में से कविता में प्रयुक्त कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? कहानी एक वचन है. अब आप क्या बोलेंगे, इसको बहुवचन करना है तो सीधे सीधे तौर पर दोस्तों कहानियाँ हो जाएगा, लेकिन कहानियाँ हर जगह लिखा है. अब आपको जो है कहानियाँ सही वाला कौन सा है वो आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों पहचानना है. तो सीधे सीधे तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि कहानियाँ जो है वो ऑप्शन नंबर 2 में सही लिखा है. ऑप्शन नंबर 2 क्या है दोस्तों हमारा, वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 18. अब देखिए प्रश्न क्रमांक 18 यहाँ पर पूछा गया है कि बहुत गुस्सा होना, इस अर्थ का मुहावरा कौन सा है? बहुत गुस्सा होना मतलब दांत पीसना, सीधी सी बात है. ऑप्शन क्रमांक 1 क्या है इसका, वो सीधे सीधे सही जवाब होगा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो पूछा गया है दोस्तों, वो भी बड़ा आसान प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि निम्न शब्दों में से कृषि कार्य करने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा? देखिए कृषि कार्य करने वाला मतलब खेती में काम करने वाला, उसके लिए एक शब्द में आपको आंसर देना है. तो सीधे सीधे उसका जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्या है यहाँ पर रहेगा, कृषक जो है. ऑप्शन नंबर 1 जो है उसका यहाँ पर क्या है दोस्तों राइट आंसर रहेगा. दोस्तों वीडियो बेहतर लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. देखिए दोस्तों महाटेट 23 नवंबर 2025 के लिए हमने कुछ हिंदी के क्वेश्चन सेट बनाए. पेपर 1 के लिए 10, पेपर 2 के लिए 10, जहाँ पर आपको स्वतंत्र 10 क्वेश्चन सेट देखने के लिए मिलेंगे, और उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन सेट आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों. अगर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपके हमारे लेक्चर के साथ साथ आपने ये क्वेश्चन पेपर बस रेफर कर लेना है, इतना पढ़ लेना है दोस्तों. तो मैं बता रहा हूँ पेपर 1 में आपके 25 मार्क्स डेफिनेटली आएंगे, और पेपर 2 में जो है दोस्तों आपके मार्क्स 22 से 23 मार्क्स आ सकते हैं. इतना मैं कंफर्म आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर 1 बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है. और पेपर 1 अगर आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं दोस्तों तो 27 नंबर तक भी आप क्या है पेपर 1 में जा सकते हैं. तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है दोस्तों, उस पर हमको मैसेज कर आप क्या है इस क्वेश्चन सेट को खरीद सकते हैं, जहाँ पर हम पासिंग की जो है 100% गारंटी आपकी लेने वाले हैं. प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है कि निम्न में से कृदंत शब्द कौन सा है? अब देखिए बैठक शब्द क्या है यहाँ पर, कृदंत है. ये मुश्किल प्रश्न था दोस्तों, बड़ी मुश्किल से 2 से 3 जो क्वेश्चन है वो कठिन यहाँ पर पूछे गए थे. अब देखिए निम्न में से क वर्ग के वर्ण का समूह कौन सा है? क वर्ण का समूह कौन सा है? क ख ग घ ङ. तो ऑप्शन क्रमांक 3 क्या है हमारा, वो सही जवाब होगा. ये भी फ्री का मार्क्स आपको दिया गया था, पहले दूसरे के बच्चे को पूछेंगे आप तो वो भी क्या है दोस्तों इसका जवाब बताएगा. बंदर और बंदरिया छलांग लगा रहे हैं, इस वाक्य में विधेय क्या है? तो छलांग लगा रहे हैं. ऑप्शन नंबर 4 क्या है यहाँ पर, विधेय कहलाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4. प्रश्न क्रमांक 23 पूछा गया है. देखिए प्रश्न क्रमांक 23 पूछा गया है कि वह आम खाता है, इस वाक्य का पूर्ण भूतकाल का वाक्य कौन सा है? देखिए पूर्ण भूतकाल मतलब अब चीज़ें खत्म हो गई, उसने आम खा लिया, इसका हमको क्या है बताना है दोस्तों. तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और ऑप्शन नंबर 2 क्या है, उसने आम खाया था, क्योंकि पूर्ण भूतकाल हो गया. हम जब पूर्ण भूतकाल की बात करते हैं तो क्या होता है, उसने आम खाया था, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है. प्रश्न क्रमांक 24 व्याकरण की दृष्टि से सही है. देखिए 4 वाक्य आपको यहाँ पर दिए गए हैं मित्रांनो. बघा 4 वाक्य या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहे, आणि व्याकरण दृष्टी म्हणजे व्याकरणाच्या दृष्टीने कोणतं वाक्य जे आहे ते योग्य प्रकारे इथे लिहिलेलं आहे, अशा प्रकारे प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे. तर हे बघा 4 ऑप्शन आपल्याला इथे दिलेले आहे, आणि जे बरोबर उत्तर असणार आहे ते असणार आहे ऑप्शन क्रमांक 2 म्हणजे पिताजी बाजार से सब्जी लाए. ऑप्शन क्रमांक 2 क्या है हमारा, वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दोस्तों. प्रश्न क्रमांक 25 पूछा गया कि प्राकृतिक इस तद्धित शब्द में मूल शब्द क्या है? तो देखिए प्राकृतिक ये एक तद्धित शब्द है, इसका मूल शब्द क्या होगा दोस्तों? डेफिनेटली इसका मूल शब्द जो है वो होगा हमारा प्राकृति होगा दोस्तों. लेकिन प्राकृति भी यहाँ पर क्या है 2 अलग अलग तरीके से लिखा गया है. तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकायती पत्र को निम्न में से क्या कहते हैं? तो औपचारिक पत्र कहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी की तकरार कर रहे हैं, किसी की शिकायत कर रहे हैं तो औपचारिक तौर पर ही करेंगे. ये प्रश्न जो है पेपर 2 में भी पूछा गया था, कल भी हमने देखा. निम्न में से मध्यकालीन कवि का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों कबीर है. कल के ये दोनों पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है. उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन दोनों पेपर में लगभग पूछा गया था. यथाशक्ति किसे कहते हैं? गैर हाजिर. मैंने कहा आपको कि उपसर्ग से लग के जब शब्द बनता है तो वो क्या होता है, हमारा अव्ययभाव समास होता है. ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही जवाब होगा.
निम्न में से बच्चों तुम मेरे साथ आओ, इस वाक्यों को रचना के अनुसार भेद कौन सा है? तो देखिए बच्चों तुम मेरे साथ आओ, सीधा सीधा आपके लिए सिंपल सिंपल ये जुमला है दोस्तों, वाक्य है, तो सरल वाक्य यहाँ पर क्या है ये रहेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रामधन मिश्र और अन्य पंच कह उठे, इस वाक्य में प्रयुक्त सहायक क्रिया निम्न में से कौन सी है? तो देखिए सहायक क्रिया यहाँ पर क्या है, उठे होने वाली है दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर हमने पेपर 1 का यहाँ पर देखा है दोस्तों, जो कि 2024 10 नवंबर को पूछा गया था। इसी तरीके के प्रश्न क्या है आपको हिंदी में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सभी शिक्षकों को टीईटी अनिवार्य कर दी है जिनकी सेवा 5 साल से ज़्यादा बाकी है दोस्तों। तो आपको क्या है इस बार कुछ भी कर कर अपनी टीईटी की परीक्षा पास कर लेनी है। हमारे क्वेश्चन सेट खरीदेंगे दोस्तों, और हमारे लेक्चर आप अटेंड करते रहेंगे, लाइव या अपलोडेड लेक्चर। तो डेफिनेटली आप 25-27 मार्क्स यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ पास करने का एक फंडा है दोस्तों, हिंदी और मराठी में आपको 50 से ज़्यादा मार्क्स निकालने हैं, तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। जिस तरीके से हमारे जितने भी बच्चों ने पासिंग हासिल किए, क्वेश्चन सेट खरीदने के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।